सुजुकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं जो टोक्यो सिटी में रहते हैं। मूवी की शुरुआत में उन्हें उनके छोटे से अपार्टमेंट में दिखाया जाता है। योशियुकी टीवी में घुसा हुआ है, वही उसका बेटा केंजी, उसकी बेटी यूई अपने फ़ोन में घुसे हुए हैं। यहाँ पता चलता है कि ये फैमिली अपना मन बहलाने के लिए पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है और वो लोग बड़ी मुश्किल से ही एक दूसरे से बात करते हैं। अगली सुबह योशियुकी सुबह लेट उठ के ये देखता है कि उसका अलार्म क्लॉक काम नहीं कर रहा है। वो बाहर जाके अपनी वाइफ मित्सू से टाइम पूछता है, पर वो कहती है कि घर की कोई भी घड़ी काम नहीं कर रही है। मित्सू उससे ये भी कहती है कि क्लॉक के अलावा इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली सभी चीज़ों ने काम करना बंद कर दिया है। यूई उठ के ये बात सुनती है और पागल होने लगती है क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से उसका फ़ोन भी नहीं चलेगा। योशियुकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ़ोन भी बंद पड़ा हुआ है। कुछ देर में ही योशियुकी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है और बच्चे स्कूल जाने के लिए। वो लोग लिफ्ट के पास बहुत भीड़ देखते हैं। उन्हें कुछ देर में ही समझ आ जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम के कारण लिफ्ट्स भी बंद पड़ी हुई है और कोई रास्ता ना देखते हुए सभी लोग स्टेज से नीचे जाने लगते हैं और सभी पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। योशियुकी ऑलरेडी लेट हो चुका है, इसलिए वो दौड़ के ट्रेन स्टेशन पहुंच जाता है और वहाँ भी उसे लोगों की भीड़ ही नजर आती है। यहाँ पता चलता है कि कल रात से ट्रेन्स ने भी काम करना बंद कर दिया है और वो कब शुरू होगी किसी को नहीं पता। इसे देखते हुए लोग बस से ऑफिस जाने की सोचते हैं, लेकिन बिजली से या पेट्रोल से चलने वाली सभी चीज़ें ठप पड़ी हुई है। उसी वक्त केंजी को उसके बाइसाइकिल पे स्कूल जाता दिखाया जाता है। इस सिटी के रोड्स जनरली गाड़ियों से भरे रहते हैं, लेकिन आज सभी खाली पड़ा हुआ है। केंजी अपनी साइकिल से आगे बढ़ते हुए देखता है कि सभी पैदल ही अपने ऑफिस जा रहे हैं। कुछ लोग तो केंजी की साइकिल देख उससे जेलस भी होते हैं। योशियुकी जब फाइनली अपने ऑफिस पहुंचता है, वो देखता है कि अपने आप खुलने वाले डोर्स भी काम नहीं कर रहे हैं। अजीब बात यह है कि उनमें से किसी की वॉच भी काम नहीं कर रही है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि अभी क्या टाइम हो रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसके 2 कलीग्स दरवाजे को तोड़ देते हैं ताकि वो लोग अंदर जाके काम कर सके, लेकिन अंदर जाके उन्हें पता चलता है कि ऑफिस के कंप्यूटर भी काम नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मित्सू अपार्टमेंट के बाहर अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलके इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने लगती है। उसकी सभी फ्रेंड्स दौड़ के स्टोर से कैंडल खरीदने जाने लगती है ताकि उन्हें रात अंधेरे में ना बितानी पड़े। मित्सू ये देख के बहुत ही कंफ्यूज है क्योंकि उसे तो लगा था कि रात तक बिजली आ जाएगी, लेकिन कुछ देर में ही वो अपनी फ्रेंड्स के पीछे स्टोर में चले जाती है। ग्रोसरी स्टोर में अफरा तफरी मची हुई है। लोग ज़रूरत का सामान अपने घर में स्टॉक करके रखना चाहते हैं। मित्सू भी ऐसा करने की सोचती है और लाइन में सामान के पैसे देने के लिए लग जाती है। क्योंकि कोई भी मशीन्स काम नहीं कर रही है, कैशियर ये अनाउंस कर देती है कि वो लोग सिर्फ कैश ही एक्सेप्ट करेंगे, जिस वजह से कुछ लोग लाइन से बाहर निकल के एटीएम से कैश निकालने की सोचते हैं, लेकिन एटीएम भी काम नहीं कर रहा है। वहीं योशियुकी के ऑफिस में लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि ये कोई नॉर्मल पावर आउटरेज नहीं है। उनमें से किसी को भी नहीं समझ आ रहा कि ये किस कारण हो रहा है। बॉस उन्हें घर जाने के लिए कह देता है क्योंकि बिना अपने कंप्यूटर के वो लोग वैसे भी काम नहीं कर सकते हैं। घर वापस जाते वक्त योशियुकी एक बाइसाइकिल शॉप में जाता है। पावर आउटरेज के कारण दुकान वालों ने साइकिल के प्राइस बहुत ही बढ़ा दी है, पर योशियुकी फिर भी ये खरीद ही लेता है। रात में योशियुकी की फैमिली कैंडल जला के अपना डिनर करने लगती है। कुछ देर बाद केंजी वॉशरूम में जाके देखता है कि टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि सभी नलों में पानी आना बंद हो गया है। डिनर करने के बाद बच्चे अपने रूम में वापस चले जाते हैं, लेकिन जल्दी वो लोग बोर होने लगते हैं क्योंकि टाइम पास करने के लिए उनके पास फ़ोन या इंटरनेट नहीं है। कुछ देर बाद पूरी फैमिली बैल्कनी में जाके तारों को निहारने लगती है। वो लोग पहली बार रात में अपनी सिटी को बिना लाइट्स के देख रहे हैं। योशियुकी की फैमिली कई सालों बाद एक साथ टाइम स्पेंड कर रही है क्योंकि उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। अब पावर आउटरेज हुए 3 दिन गुजर चुके हैं और योशियुकी के घर की हालत बहुत ख़राब है। सिंक में बहुत से गंदे बर्तन जमा होते जा रहे हैं क्योंकि पानी नहीं आ रहा है और पूरा घर गंदे कपड़ों से भरता जा रहा है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के लोग की लाइफस्टाइल 3 दिन में ही पूरी तरह बदल गई है। उस दिन योशियुकी के ऑफिस में उसका बॉस सबसे कह देता है कि इलेक्ट्रिसिटी जब तक वापस नहीं आ जाती तब तक ऑफिस वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन योशियुकी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहता है कि अगर वो लोग ऑफिस नहीं आएंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे। ये सुन के बॉस कहता है कि अपनी फैमिली का ध्यान रखना। वो आगे कहता है कि ऐसी कंडीशन में टोक्यो जैसी सिटी में रहना बहुत ही मुश्किल होने वाला है क्योंकि बहुत जल्द सिटी में खाना और पानी खत्म हो जाएगा। ऑफिस के बाहर योशियुकी अपने बॉस को अपनी फैमिली के साथ सिटी से दूर जाता देखता है। योशियुकी भी अपनी फैमिली को लेके पास के गांव में चले जाने की सोचता है, पर उसे अभी भी उम्मीद है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वहीं घर में मित्सू पानी का अरेंजमेंट करने जा रही है। वो उसके घर के पास एक वाटर टैंक तक चली जाती है, पर उसे और लाइन में लगे बाकियों को वापस लौट जाने के लिए कह दिया जाता है क्योंकि टैंक्स में भी पीने का पानी खत्म हो गया है। इस बीच योशियुकी बैंक से कुछ पैसे निकालने जाता है,
लेकिन बैंक में भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वो अंदर जा ही नहीं पाता। आज पावर आउटरेज का 7वां दिन है। सभी ग्रोसरी स्टोर्स में ज़रूरत का सामान खत्म होने लगा है। सारे ऑफिस और स्कूल्स बंद हो चुके हैं और सारी फैक्ट्रीज भी बंद पड़ी हुई है। धीरे धीरे सभी लोग सिटी से गांव की ओर जा रहे हैं। ये देखते हुए सुजुकी फैमिली भी ऐसा ही करने की सोचती है। अगले ही दिन वो लोग अपने बैग्स पैक करते हैं और अपनी साइकिल में चढ़ के गाँव की ओर जाने लगते हैं। बच्चे अपनी साइकिल में हैं, वही मित्सु योशियुकी के पीछे बैठी हुई है। उन्हें रास्ते में पीने का पानी खरीदना है और सभी शॉप्स ने पानी के प्राइस बहुत बढ़ा रखे हैं, लेकिन मित्सु दुकानदार के साथ बार्गेन करके कम प्राइस में पानी की बॉटल्स खरीद लेती है। वो लोग थोड़ा आगे जाके रेस्ट करने और खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फाइनली वो लोग एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें मित्सु के गांव कागोशिमा जाने के लिए फ्लाइट पकड़नी है, जहां मित्सु के फादर रहते हैं। उन्हें कहा गया था कि फ्लाइट अभी भी काम कर रही है, पर उन्हें एयरपोर्ट में पहुंच के एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्हें एयरपोर्ट में बहुत से लोग ऑफिशियल से बहस करते नजर आते हैं। यहाँ पता चलता है कि सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है और फ्लाइट्स तभी चलना स्टार्ट होगी जब इलेक्ट्रिसिटी वापस आएगी। उनके पास अब वापस जाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो लोग पास के एक होटल में रुक जाते हैं। होटल का ओनर हालत का फ़ायदा उठाना चाहता है और उनसे बहुत से पैसे मांगता है, लेकिन सुजुकी फैमिली में उससे लड़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो जो भी मांगता है वो उसे दे देते हैं। रात में यूई सबसे कहती है कि उन्हें घर लौट जाना चाहिए, पर योशियुकी उसे समझाता है कि टोक्यो में अब ना ही पानी बचा हुआ है और ना ही खाना, इसलिए वहाँ जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। उन्हें अपने साइकिल से ही कागोशिमा जाना होगा। अगले दिन केंजी और यूई एक दुकान जाके उस एरिया का एक मैप खरीद लेते हैं। वही मित्सु अल्कोहल की 2 बॉटल्स बेच के रास्ते के लिए खाना ले लेती है। इसके बाद ये फैमिली आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद वो लोग एक हाईवे पे पहुंच जाते हैं, जहां उनके जैसे बहुत से लोग साइकिल से गांव की ओर जा रहे हैं। रात में वो लोग एक कैंप लगा के बाकी लोगों के साथ रुकने का डिसाइड करते हैं, ताकि वो सभी सेफ रहे। एक कपल उन्हें पानी पीता देख उनसे थोड़ा पानी मांगता है और वो लोग उनसे झूठ कह देते हैं कि ये उनकी आखिरी बॉटल है। थोड़ी देर में ही वो अपना खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन आगे बढ़ते वक्त वो सभी एक टनल में पहुंच जाते हैं, जो कि डेड बॉडीज से भरी हुई है। एक बूढ़ी औरत उन्हें वहां से निकलने में हेल्प करती है। अब बिजली गुल हुए पूरे 16 दिन हो चुके हैं और अब सुजुकी फैमिली की आखिरी पानी की बोतल भी खत्म हो गई है। और कोई रास्ता न देखते हुए योशियुकी पास की एक नदी से पानी पीने लगता है। नदी से थोड़ा दूर जाते ही एक बहुत तेज तूफान आ जाता है, जिससे बचने के लिए सुजुकी फैमिली अपना सारा सामान छोड़ के एक ब्रिज के नीचे जाके छिप जाती है। तूफान के जाने के बाद वो देखते हैं कि उनकी एक साइकिल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, यहाँ तक कि उनका खाना और बाकी सामान भी पूरी तरह बर्बाद हो गया है। बहुत जल्द वो लोग पास के एक टाउन में पहुंच जाते हैं। बच्चे आगे बढ़ के खाना और पानी ढूंढने जाते हैं। वही योशियुकी और मित्सु एक जगह बैठ के रेस्ट करते हैं। बच्चे एक ग्रोसरी स्टोर देख के बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं और वहाँ कोई भी खाने पीने का सामान नहीं बचा हुआ है। केंजी साइकिल का नया टायर ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो भी गायब हो चुके हैं। उसे फिर बैटरी में डालने वाला डिस्टिल वाटर मिलता है, जो कि पीने के लिए पूरी तरह सेफ होता है। वही यूई कैट फूड उठा लेती है और फिर वो लोग अपने पेरेंट्स के पास लौट जाते हैं। वो पहली बार कैट फूड ट्राई कर रही है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन उन्हें अगर जिंदा रहना है तो अब ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा। केंजी अपने फ़ोन का कवर यूज़ करके साइकिल के टायर को ठीक कर देता है। इसके बाद वो सभी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग एक हफ्ता बैटरी वाटर और कैट फूड खा के जिंदा रहते हैं। इसके बाद 22वें दिन उन्हें कैंपस का एक ग्रुप मिलता है, जो उन्हें सड़क के किनारे लगे पौधों के बारे में बताता है, जिसे पूरी तरह खाया जा सकता है। उनमें से एक लड़का उनकी फ़ोटो ले लेता है और प्रॉमिस करता है कि बिजली वापस आने पे उन्हें भेज देगा। वो सभी कुछ घंटे एक साथ आगे बढ़ते हैं, फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। 43rd दिन वो लोग एक एक्वेरियम के बाहर जाके रुक जाते हैं, जहाँ लोग एक्वेरियम से मछली पकड़ के उन्हें खा रहे हैं। सुजुकी फैमिली भी जल्दी से लाइन में लग जाती है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा खाना नहीं बचा हुआ है। लेकिन जब तक उनका टर्न आता है, सारी मछलियाँ ख़त्म हो चुकी होती है। योशियुकी मछली बेचने वाले आदमी से बच्चों को खाना देने की भीख मांगने लगता है, पर वो आदमी उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। सुजुकी फैमिली फिर निराशा के साथ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो लोग बहुत जल्द थक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है। एक दिन वो सभी एक खेत में जाके रुक जाते हैं, जहाँ योशियुकी एक कीड़ा खाने ही वाला था, लेकिन तभी उन्हें पास में ही एक पिग दिख जाता है। योशियुकी ने उसे पकड़ तो लिया है और उसे मारने की हिम्मत उसमें नहीं है। तभी पीछे से एक आदमी आके उनका काम कर देता है। उसका नाम तनाका है। वो सुजुकी फैमिली से पिग को उसके फार्म में ले जाने के लिए हेल्प मांगता है। घर पहुंच के वो इन सबको वही पिग पका के खिलाता है। वो लोग भी खाने पे बुरी तरह टूट पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। अगले कुछ हफ्ते वो तनाका के साथ ही बिताते हैं, लेकिन फिर वो गांव की तरफ आगे बढ़ने की सोचते हैं। 3 दिन तक आगे बढ़ने के बाद वो एक नदी किनारे जाके रुक जाते हैं,
यहाँ पता चलता है कि जिस मैप को देख वो लोग आगे बढ़ रहे थे वो असल में पुराना है, इसलिए उन्हें अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए इस नदी को पार करना पड़ेगा। वो आसपास पड़ी लकड़ी का यूज़ करके एक राफ्ट बना लेते हैं और नदी पार करने लगते हैं। मित्सु और यूई को दूसरी ओर छोड़ के योशियुकी और केंजी दूसरी ओर साइकिल लेने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है और नदी का पानी जोर से बहने लगता है और योशियुकी को अपने साथ बहा ले जाता है। केंजी अपने फादर को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर उसके हाथ अपने फादर की सिर्फ वेक ही आती है। योशियुकी की मौत से सभी बुरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें जिंदा रहने के लिए आगे बढ़ते रहना होगा, इसलिए वो सभी पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। आज 92nd दिन है। ये तीनों अभी तक तनागा के घर से पैक किया हुआ खाना खा के जिंदा है। ये लोग एक रेलवे ट्रैक के साथ साथ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक से कुछ कुत्ते मित्सु पर अटैक कर देते हैं, जिस कारण वो नीचे गिर जाती है। बच्चे अपनी माँ को बचाने के लिए दौड़ के नीचे जाते हैं और देखते हैं कि उसका एक पैर टूट गया है। वो मित्सु को बड़ी मुश्किल से ट्रैक पे वापस ले जाते हैं, पर कुत्ते फिर से उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी एक ट्रेन की आवाज़ आने लगती है। सुजुकी फैमिली ये आवाज़ सुन के पूरी तरह सरप्राइज्ड है। वो ट्रेन उनके पास आके रुक जाती है और लोको पायलट उन्हें ट्रेन में चढ़ जाने के लिए कहता है। वो ट्रेन अभी भी इसलिए चल रही है क्योंकि वो कोयले से चलती है। ट्रेन के अंदर बैठे कुछ लोग मित्सु की मरहम पट्टी कर देते हैं और सभी को पीने के लिए पानी दे देते हैं। अगले सीन में योशियुकी की डेड बॉडी को नदी किनारे दिखाया जाता है। अच्छी बात यह है कि वो मरा नहीं है, वो बस बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद ही वो स्टीम ट्रेन योशियुकी के पास से गुजरने लगती है। वो एक स्मोक टॉर्च का यूज़ करके उनका ध्यान खींचने की कोशिश करता है। फाइनली ट्रेन रुक जाती है और सुजुकी फैमिली फिर से कंप्लीट हो जाती है। वो ट्रेन फिर उन्हें उनकी मंजिल तक लेके चले जाती है। वो लोग कई सालों बाद मित्सु के फादर से मिलते हैं और उसी के साथ रहने लगते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि 2 साल और 126 डेज निकल चुके हैं और बिजली अभी तक नहीं आई है। सुजुकी फैमिली भी 2 साल से कागोशिमा के सुंदर गांव में रह रही है। वो लोग यहाँ पे बहुत ही खुश है और जितना हो सके एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। एक दिन योशियुकी की नींद एक अलार्म क्लॉक की आवाज़ से खुल जाती है। फिर पूरा गांव उठ के देखता है कि बिजली फिर से वापस आ गई है। लाइट बल्ब्स काम करने लगे हैं और फोन्स भी बजने लगे हैं। सभी पूरी तरह सरप्राइज है और किसी को नहीं पता कि पावर फिर से वापस कैसे आ गई। कुछ हफ्तों बाद ही सुजुकी फैमिली टोक्यो में अपने घर लौट जाती है। न्यूज़ में ये बताया जाता है कि 2.5 साल से बिजली गायब होने का कारण सूरज से निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी रेस है, जो अब अर्थ पे आना बंद हो चुकी है। कुछ लोगों को लगता है कि इसके पीछे आतंकवादियों का हाथ है, पर एग्जैक्ट रीज़न किसी को नहीं पता। मूवी के एंड में सुजुकी फैमिली को उनकी पिक्चर मिल जाती है, जो रास्ते में एक लड़के ने ली थी जब वो अपने गांव की ओर बढ़ रहे थे। पावर आउटरेज ने लोगों को छोटी चीज़ों की वैल्यू करना सिखा दिया है, जिन चीज़ों के बारे में वो पहले ज़्यादा सोचते भी नहीं थे। सुजुकी फैमिली की तरह सभी फैमिली एक दूसरे के और करीब आ गई है और उन्हें एक फैमिली होने की असली वैल्यू भी पता चल गई है।